अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरमीडिएट बोर्ड के पेपर होने वाले हैं और इसी तरीके से जितने भी आपके कॉलेजेस हैं उनके भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए हो रहे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग गवर्नमेंट कॉलेज फॉरमैन नाज़माबाद नंबर 2 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर जो इस बार इन लोगों ने बनाया है उसको सॉल्व करके अपलोड करेंगे। तो इसमें कुछ नए एमसीक्यूज़ भी, चीज़ें तो बहुत सारी पुरानी हैं लेकिन उसको नए तरीके से पूछा गया है, कुछ क्वेश्चंस को नए तरीके से पूछा गया है। तो आप लेक्चर को पूरा देखें, नई चीज़ जो आपके सीखने की आप उसको सीखें, प्रैक्टिस करें। और अगर इसके अलावा आपके पास आपके जितने भी जो भी स्टूडेंट हैं मेरे लेक्चर को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके कॉलेजेस के प्रीलियम के पेपर उनको अगर नहीं आते, उनसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो मुझे भेजकर सॉल्व करवा सकते हैं और उस पर पूरा लेक्चर बनवा सकते हैं। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों की तैयारी नहीं हो सकी या जिनको आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से पेपर आता है तो वो इजीली जो है वो आसानी से सीख सकें और उनको पता चल सके कि भाई पेपर किस तरीके से बनता है। सो आपके पास सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज़ आएंगे नए पेपर पैटर्न के मुताबिक। एमसीक्यूज़ आपके पास 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है ना। तो दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 पार्ट क्वेश्चन एंड ऑल आर टू बी आंसर, सबका आंसर देना है। और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, राइट द आंसर इन फुल अगेंस्ट द प्रॉपर नंबर ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर तो आपने आंसर लिखना है लेकिन बोर्ड के अंदर जो है वो आपकी OMR शीट के ऊपर एमसीक्यूज़ जो हैं वो लिए जाएंगे। सो चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो आपके पास गिवन है उनमें से आपने एक एमसीक्यूज़ का आंसर देना है। तो हम पढ़ते जाएंगे, समझाते जाएंगे और आंसर लगाते जाएंगे। तो आपको कह रहे हैं द टर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रिफर्स टू, ये जो टर्म है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ये किसको रेफर करती है, ये किसको जाहिर करती है, किसको बताती है। तो सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री या कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसका राइट आंसर है सिंगल एंट्री, ठीक है जी। तो सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग फॉर सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी इसको कहा जाता है, जिसमें आपका डेबिट क्रेडिट फॉलो नहीं हो रहा होता। उसके बाद आपको कह रहे हैं द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन आइटम ऑफ नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि इनमें से एक आइटम है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या अर्निंग कंसर्न से का आइटम नहीं है या उससे रिलेटेड नहीं है। डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, कैपिटल या रेंट एक्सपेंस। तो राइट आंसर है कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर कोई ओनर नहीं होता, दैट्स वाई इसमें कैपिटल का पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद नंबर 3 में कह रहे हैं द फॉलोइंग इज इनटेंजिबल एसेट। इनमें से एक इनटेंजिबल एसेट है लैंड, नहीं सर ये तो फिक्स एसेट है। बोनस, नहीं सर ये तो प्रॉफिट का पार्ट होता है। गुडविल या रियलाइजेशन गेन, गेन भी प्रॉफिट है तो गुडविल आपका एक इनटेंजिबल एसेट होता है। तो राइट आंसर इज गुडविल। द डिबेंचर आर इशूड टू एक्वायर। डिबेंचर जो है वो किस लिए इशू किए जाते हैं या इशू इसलिए किए जाते हैं कि क्या एक्वायर हो सके। शेयर होल्डर इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या रिटेन अर्निंग। तो शेयर होल्डर इक्विटी के लिए आपके शेयर्स इशू किए जाते हैं, रॉन्ग आंसर। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लायबिलिटी है, रिटेन अर्निंग इनकम अकाउंट है। तो डिबेंचर होल्डर का एक एमसीक्यूज आपके पास पेपर में ये भी आ चुका है कि डिबेंचर आर द सर्टिफिकेट ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है ना। तो लोन एक्नॉलेजमेंट, लोन लेने के लिए जो है वो इशू किए जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो देखें एक लायबिलिटी ये भी, एक लायबिलिटी ये भी है। ये करंट लायबिलिटी ओवरड्राफ्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिबेंचर है तो उसको लॉन्ग टर्म लोन के तौर पर आप आंसर टिक करेंगे। तो राइट आंसर है लॉन्ग टर्म लोन। उसके बाद नंबर 5 में कह रहे हैं अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर होता है। पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है। कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, बैंक अकाउंट में या इनकम समरी अकाउंट में। तो अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, क्योंकि कैपिटल फिक्स मेथड आपका कैपिटल जो है वो फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, दैट्स वाई आप एक सेपरेट करंट अकाउंट मेंटेन करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ ट्रांसफ़र होता है,
ठीक है जी। उसके बाद सिक्स्थ में आपको कह रहे हैं द टर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज यूज फॉर द रिकॉर्ड मेंटेन बाय, कह रहे हैं ये जो टर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है ये किस लिए यूज़ की जाती है, वो उन रिकॉर्ड्स के लिए जो कि कौन प्रिपेयर करते हैं, सोसाइटीज़ एंड क्लब नहीं, वो तो इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हैं, कॉर्पोरेशन कंपनी नहीं सर, वो तो प्रॉपर अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म वो भी प्रॉपर अकाउंट, तो स्मॉल ट्रेडर, शॉपकीपर एंड रिटेलर्स, ठीक है ना। तो इसको यूँ भी कहा जा सकता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आर नॉर्मली मेंटेन बाय या प्रीपेयर्ड बाय, तो स्मॉल ट्रेडर या शॉपकीपर एंड रिटेलर का ऑप्शन आपके पास आएगा, ठीक है जी। नंबर 7 द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश रिकॉर्ड प्रीपेयर्ड इन नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न, कह रहे हैं कि इनमें से एक जो है वो कैश रिकॉर्ड की समरी है जो कि नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न में बनाई जाती है। कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, ठीक है ना। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट से बनाते हैं, बैंक स्टेटमेंट का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। कैश बुक की सिमिलर होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्योंकि कैश बुक के अंदर आप क्या करते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट के ही अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं। तो द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश रिकॉर्ड, ठीक है ना। ये जो है वो कैश रिकॉर्ड की समरी होती है जो नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न में बनाई जाती है, वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है, जिसकी मदद से फिर हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी बनाते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज एंड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, इन्फ्लेटेड करेंसी वैल्यू, मेंटेनेंस कॉस्ट या मार्केट वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड की वैल्यू में जो डिक्रीज आता है, तो ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है कि आप हर साल एस्टिमेट करते हैं कि मेरे एसेट की वैल्यू तकरीबन इतनी गिरेगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि उतनी ही डिक्रीज हो। उसके बाद 9th में कह रहे हैं यूजफुल लाइफ ऑफ अ फिक्स एसेट में बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, कह रहे हैं कि जो फिक्स एसेट की यूजफुल लाइफ है वो इन टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती है या बताई जा सकती है, ईयर्स ओनली, आवर्स ओनली, यूनिट्स ओनली या ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ईयर्स में या सिर्फ आवर्स में या सिर्फ यूनिट्स में। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ईयर्स में होती है, आवर्स मेथड में, वर्किंग आवर मेथड में आवर्स में होती है, आउटपुट प्रोडक्शन मेथड में यूनिट में होती है। तो इसका मतलब इन ऑल द टर्म्स फिक्स एसेट की यूजफुल लाइफ जो है वो एक्सप्लेन या एक्सप्रेस हो सकती है। तो यहाँ पर आपके एमसीक्यूज का जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। उसके बाद नंबर 10 के अंदर आपको कह रहे हैं कि रियलाइजेशन गेन अकाउंट रिप्रेजेंट, रियलाइजेशन गेन अकाउंट आपका क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन के अंदर, कि जब आप अपने एसेट वगैरह बेचते हैं उसके ऊपर आपको गेन जो होता है उसको कहते हैं गेन ऑन रियलाइजेशन। तो ऑप्शन ये आएगा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट एंड पेमेंट ऑफ डेट्स, ठीक है जी। उसके बाद 11th में कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड एज, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ डैश रिकॉर्ड किए जाते हैं या उनकी नेचर ये होती है, तो एज अ एसेट रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद आपके पास 12 एमसीक्यूज है पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द फॉलोइंग, कि इसको सैलरी देने से वन इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस नहीं होता है। तो मैनेजर, अकाउंटेंट, पार्टनर या सेलमैन, तो करेक्ट आंसर इज पार्टनर को देने से, ठीक है ना, क्योंकि पार्टनर को सैलरी देंगे तो उसके लिए इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो उसका कैपिटल भी बढ़ेगा, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट इज द, स्क्रैप वैल्यू जो नॉन करंट एसेट की होती है या फिक्स एसेट की होती है वो क्या होती है, बुक वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ या हिस्टोरिक कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, कि जब हम एसेट को इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके लाइफ के एंड में, यूजफुल लाइफ के बाद वो कितने की सोल्ड आउट हो जाएगी, तो उसको स्क्रैप, रेजिजुअल या सैल्वेज वैल्यू भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास 14th एमसीक्यूज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, पार्टनर का जो कैपिटल है उसने इन्वेस्टमेंट की, उसका कैपिटल है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है गिवन टू देम, जो उनको दिया जाएगा, इज क्रेडिटेड एज, वो क्रेडिट होगा किस नाम से, इंटरेस्ट इनकम से, इंटरेस्ट एक्सपेंस से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, इनकम समरी। तो समझ लें कि जैसे अभी मैंने ऊपर भी बोला पेमेंट ऑफ सैलरी वाले कॉन्सेप्ट में, कि अगर आप पार्टनर के कैपिटल के ऊपर उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है, जब इनकम उसको मिलेगी तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस तो है नहीं। तो इस वजह से ये किस में क्लोज होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्लोज होगा, ठीक है। द अकाउंट रिटेन अर्निंग रिप्रेजेंट, जो अकाउंट रिटेन अर्निंग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजर्व, लायबिलिटीज, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट फॉर द करंट पीरियड। तो रिजर्व
जो है वो रिटेन अर्निंग से निकाले जाते हैं, लायबिलिटी ये नहीं है। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट फॉर द करंट पीरियड का जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो रिटेन अर्निंग में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट के वो प्रॉफिट रिटेन आप बचा के जो रख रहे हैं अपने रिजर्व के लिए, फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए, टू पे ऑफ द फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं डेप्रिसिएशन रिमेन द सेम फॉर एवरी ईयर अंडर। डेप्रिसिएशन इस मेथड के अंदर हर साल सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। तो ये पास पेपर में भी एमसीक्यूज आ चुका है, रिमेन्स कांस्टेंट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो अगर वो डिमिनिशिंग के हवाले से पूछेगा तो वो बोलेगा ग्रेजुअली डिक्रीज। और आउटपुट और हार्स मेथड में तो जितने आउटपुट बनाओगे उतना डेप्रिसिएशन, जितने हार्स यूज करोगे तो उतना डेप्रिसिएशन, यानी कि इन दोनों मेथड में आपका डेप्रिसिएशन फ्लक्चुएट हो रहा होता है। उसके बाद आपको कह रहे हैं 17th एमसीक्यूज में द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये अकाउंट डेबिट होता है फॉर रिकॉर्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो आप एंट्री क्या बनाते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर किया, यानी कि अभी आपने बोला हम पे करेंगे तो लायबिलिटी है, तो कैश डिविडेंड जो है या जो भी डिविडेंड है वो पेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा क्योंकि रिटेन अर्निंग से जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज रिटेन अर्निंग अकाउंट। ठीक है जी। इनिशियल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अ कंपनी like legal fees, cost of printing and remuneration to promoter are recorded under। कि ये जो कंपनी के इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी लीगल फीस, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस, उसके प्रोस्पेक्टस वगैरह का छापना, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ शेयर्स वगैरह और प्रोमोटर्स की जो रिम्यूनरेशंस होती हैं उनको जो भी पे किए जाते हैं, वो जो इनिशियल खर्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद 19th एमसीक्यूज द प्रॉफिट गिवन बाय कंपनी। जो प्रॉफिट देती है कौन, कंपनी, किसको, टू द शेयर होल्डर, उसको क्या कहा जाता है, उसको डिविडेंड कहा जाता है। और डिविडेंड मिलता है शेयर्स के ऊपर। डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो डिबेंचर इज रॉन्ग आंसर। सब्सक्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न के अंदर है, इसीलिए सब्सक्रिप्शन, शेयर और डिबेंचर तीनों गलत आंसर है। और उसके बाद लास्ट है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। द फॉलोइंग इज शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब। एक क्लब है, उसके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये शो किया जाएगा क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन है वो तो रिसीवेबल होती है, वो तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से माइनस होती है। ग्राउंडमैन वेजेस पेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड, अगले पीरियड के लिए ग्राउंडमैन की वेजेस जो हैं वो पे की गई हैं, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रीपेड है। इनकम और एक्सपेंडिचर में तो इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट आएंगे। सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव और सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो दो ऑप्शन रह गए। नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव की तो अनअर्न्ड है और अनअर्न्ड है, ये इनकम नहीं हुई, इसको भी आप माइनस करते हैं तो सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव येट, अब तक रिसीव नहीं हुई, इसका मतलब अर्निंग हो गई है और रिसीव नहीं हुई, तो इसको आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करते हैं या शो करते हैं कि इनकम हो गई, जिसको अक्रूड भी कहते हैं या आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, कि इनकम तो हो गई लेकिन आपने अर्न्ड नहीं की है। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट था एमसीक्यूज का, सारे एमसीक्यूज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में उसने 40 मार्क्स का सेक्शन बनाया और कहा कि अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। 6 क्वेश्चन आपने करने थे। बहरहाल आपके पास जो फॉर्मेट है उसमें आपको 4 सवाल करने होंगे, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे जो पूछा गया बहुत ही आसान, सिंगल एंट्री सिस्टम का, आपको कह रहे हैं कलर में ज़रा सा चेंज कर दूं, तो आपको कह रहे हैं कि द रिकॉर्ड ऑफ अल्वी फूड वर मेंटेन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑन March 11। द बिजनेस वॉज स्टार्टेड विथ कैश ₹15 लाख, 15 लाख रुपए कैश इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैपिटल एट स्टार्ट। द पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑन December 31, 2022 वाज एज अंडर। उनकी जो
एसेट और लाइबिलिटीज़ की पोजीशन है ईयर एंड पर वो ये रही कि कैश उनके पास ईयर एंड पे 2,12,800 है, अकाउंट रिसीवेबल 37,200 है, इक्विपमेंट 1,40,000 है, फर्नीचर 2,60,000 है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 12,60,000 है और बैंक लोन लाइबिलिटी 80,000 है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि उसने मर्चेंडाइज विड्रॉ किए 1,20,000 और कैश विड्रॉ किया है 80,000, इन्वेस्ट किया है 2,40,000 इन द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, तो ये उसकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई। और उसके बाद कह रहे हैं कि पेड रेंट 84,000, उसने 84,000 जो है वो रेंट पे किया है और आउट स्टैंडिंग उसका 12,000 है। तो ये दोनों रेंट की ही हैं कि 12,000 आउट स्टैंडिंग है और 84,000 उसका पेड रेंट है, प्रीपेड है। तो रिक्वायर्ड में कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने ईयर एंड दिसंबर 31, 2022 का बनाकर दिखाना है। तो जब इसका हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एट एंड निकालेंगे। तो जब हम कैपिटल एट एंड निकालेंगे तो कैपिटल एट एंड के लिए आपको आपके तमाम एंडिंग के एसेट लेने होंगे, जैसे कि कैश इन हैंड है 2,12,800, अकाउंट रिसीवेबल 37,200, इक्विपमेंट 1,40,000, फर्नीचर 2,60,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 12,60,000। तो टोटल एसेट आपके पास हो गए एंडिंग के 19,10,000 और बैंक लोन लाइबिलिटी आपने माइनस की तो कैपिटल एट एंड आपके पास आ गया 18,30,000। ठीक है जी। उसके बाद अलवी फूड्स जो हैं उसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं विदाउट एडजस्टमेंट। बहुत आसान सी एडजस्टमेंट उसने दी हुई है। अलवी फूड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2022। कैपिटल एट एंड आपके पास कितना आया, 18,30,000। ड्राइंग इसमें आप ऐड करवा देते हैं। डाइस और कैश को प्लस किया तो 2 लाख आ गया, 2 लाख में प्लस किया 18,30,000 तो आपके पास टोटल आ गया 20,30,000। इसमें से आप कैपिटल एड स्टार्ट 15 लाख और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 जो कि टोटल 17,40,000 बनता है, माइनस करवाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया, 2,90,000। ठीक है जी। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप माइनस करवाएंगे, रेंट एक्सपेंस जो कि आउट स्टैंडिंग 12,000 बोला था, यानी कि एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस पेबल क्रेडिट, तो एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएगा 12,000 माइनस हुआ तो ऑपरेटिंग इनकम आपके पास आ गई 278,000। जबकि पेड रेंट आपने 84 किया था तो वो आपका प्रीपेड है तो उसको आप ऐड करवा देंगे। जब ऐड करवाया तो 278 प्लस 84,000 तो टोटल नेट इनकम आपके पास यहाँ पर कितनी आ गई, 3,62,000 रुपीज़ की आ गई। तो ये आपसे एक आसान सा सवाल पूछा हुआ था और इसका यही आंसर होगा और इसका यहीं तक के सॉल्यूशन होगा। हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन उसने हमें दिया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। यूथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर इज बीइंग ऑपरेटेड एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द समरी ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2002 इज एज अंडर। ठीक है जी। तो उसकी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की समरी जो है वो गिवन है। रिसीप्ट में वो कह रहे हैं कि बैलेंस जनवरी 1 में उनके पास कैश 92,000 था। मेंबरशिप फीस जो है वो 4,20,000 रुपये की थी। इक्वल फी फ्रॉम 70 मेंबर, 70 मेंबर हैं और सबसे इक्वल फीस ही आपने चार्ज की है। तो आप इसको 420 को आप डिवाइड करवा देंगे 70 से। ठीक है जी। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा तो 7 6 ज़ा 42 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक मेंबर से आपने 6,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीव की है। तो एज अ इनकम आपके पास डोनेशन 2,08,000 है। उसके बाद पेमेंट में परचेज ऑफ चेयर्स फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए आपने 80,000 की चेयर्स खरीदी हैं। लोन 1 लाख रुपए का है। सैलरीज एक्सपेंस 180 की हैं। रेंट एक्सपेंस 2,40,000, रिफ्रेशमेंट 45,000, परचेज ऑफ बुक्स आपने खरीदी हैं 33,000 की और बैलेंस कैश एंडिंग आपके पास दिया हुआ है 42,000 रुपये का। ठीक है जी। एडिशनल डेटा में आपके पास कह रहा है कि आपके पास इक्विपमेंट 72,000 के हैं, फर्नीचर 24,000। इसका मतलब जो आपने लाइब्रेरी के लिए चेयर्स खरीदी हैं वो आपके फर्नीचर का पार्ट होंगी और बुक्स 1 लाख की थी और मजीद आपने खरीदी हैं तो आपके एसेट में इजाफा ऑन जनवरी 1, 2022 में ये आपके बिगिनिंग बैलेंसेस से आपको ये बात मालूम हुई। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि मेंबरशिप फी फॉर द ईयर वॉज receivable on December 31, 2002 from 5 member
5 मेंबर से ईयर एंड पर मेंबरशिप फीस जो है वो रिसीवेबल है, ठीक है ना, यानी कि आपने उनको इंटर तो कर लिया, मेंबरशिप तो दे दी, लेकिन अब तक उनसे मेंबरशिप फीस रिसीव नहीं हुई है जो कि रिसीवेबल है ईयर एंड पे। तो कैलकुलेट करना है मेंबरशिप फीस अर्नड कितनी हुई है आपकी टोटल इस साल के आखिर में, और टोटल वैल्यू ऑफ एसेट ईयर एंड पर कितनी है। तो चलते हैं सेकंड सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं किसकी, कंप्यूटेशन फॉर मेंबरशिप फी अर्न फॉर द ईयर दिसंबर 2022। तो मेंबरशिप फीस जो इक्वल थी 70 मेंबर्स की, वो कितनी थी, 4,20,000। तो ऐड करवा देंगे क्योंकि उसने क्या कहा था कि 5 लोगों की मेंबरशिप फीस जो है वो रिसीवेबल है, इसका मतलब इनकम तो हो गई है लेकिन रिसीव करना बाकी है। तो कैसे निकालेंगे, देखें 4,20,000, 4,20,000 टोटल सब्सक्रिप्शन थी 70 लोगों की, डिवाइड करवाया तो एक बंदे की अभी पीछे बताया कितनी बनती है, 6,000। तो 6,000 एक बंदे की है, 5 की क्या रहती है, रिसीवेबल। तो मल्टीप्लाई करवाया 5 से तो आंसर आया 30,000। तो इसका मतलब 30,000 अर्नड है लेकिन रिसीव करना बाकी है। तो टोटल मेंबरशिप फीस जो अर्नड हुई है आपको इस साल वो 4.5 लाख रुपए की हुई है। उसके बाद आप टोटल वैल्यू ऑफ एसेट निकालेंगे ईयर एंड पर। तो ईयर एंड पर कैश एंडिंग लेंगे 42,000, मेंबरशिप फी रिसीवेबल जो 30,000 है ईयर एंड पर, ये एसेट है, इसको ऐड करवाएंगे। इक्विपमेंट आपके पास 72 ही था, फर्नीचर आपके पास 24 था, 80,000 की आपने चेयर खरीदी, ऐड करवाया तो टोटल फर्नीचर 1,04,000 हो गया। और बुक्स 1 लाख की थी, 33,000 की आपने मजीद खरीद कर ऐड करवाई तो 1,33,000 की हो गई। और आपने टोटल किया तो टोटल आपके पास 3,81,000 रुपये के टोटल वैल्यू ऑफ एसेट हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने नीचे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आपको बनाकर दिखाया, आप देख सकते हैं। यूथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2022। एक्सपेंडिचर और इनकम एक्सपेंडिचर में सैलरीज एक्सपेंस 180 था, कोई एडजस्टमेंट नहीं। रेंट एक्सपेंस 240 था, कोई एडजस्टमेंट नहीं। रिफ्रेशमेंट आपकी एक्सपेंस 45,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो ये आपके पास आ गया 465,000 के एक्सपेंसेस। इनकम में मेंबरशिप फी अभी ऊपर निकाली 450,000 की, और डोनेशन 2,80,000 की, उसके अलावा कोई इनकम नहीं। तो टोटल हो गया 6,58,000। तो बड़ी साइड 6,58,000 दोनों साइड लिख दिया। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है 658 में से 465 माइनस किया तो आपके पास सरप्लस आ गया 1,93,000 रुपीज़। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद एग्जामिनर ने आपसे पूछा है तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा है वो है कौन सा, वो है पार्टनरशिप फॉर्मेशन का। आपको कह रहे हैं कि हिलाल नुमान एंड फैजान फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म नाजमाबाद ट्रेडर के नाम से बाय इन्वेस्टिंग 1 लाख है हिलाल का, 7 लाख है नुमान का एंड 8 लाख है फैजान का। रिस्पेक्टिवली ऑन सितंबर 1, 2019 एज हिलाल ने इन्वेस्ट किया इक्विपमेंट 1,20,000 और मर्चेंडाइज 1,80,000 की। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 1,20,000 और 1,80,000 ये 3 लाख हो गया, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख बता रहा है। अच्छा क्या करेंगे देखते हैं। नुमान इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्नीचर 80,000 का और मर्चेंडाइज 3,20,000 की, तो टोटल 4 लाख, लेकिन उसका कैपिटल तो कह रहे हैं 7 लाख। उसके बाद क्या है, फैजान इन्वेस्टेड हिज वैन डिलीवरी फॉर डिलीवरी गुड्स ₹7,20,000, जबकि उसकी इन्वेस्टमेंट का बोला गया कि 8 लाख इन्वेस्ट करेगा, तो 720 की वो डिलीवरी वैन लेकर आ रहा है। तो आगे आपको कह रहे हैं ऑल द पार्टनर ऑल्सो इन्वेस्टेड का, इसका मतलब आपको जो टारगेट कैपिटल दिया है उस तक आपने जाना है। तो रिकॉर्ड द अबव इन जर्नल। तो क्या होगा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं अपने तीसरे। तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन का ये पूरा कंप्लीट आपके पास सॉल्यूशन है। नाजमाबाद ट्रेडर जर्नल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 1, 2019। सीरियल नंबर पर्टिकुलर पीआर डेबिट क्रेडिट जर्नल का फॉर्मेट आप जानते हैं। हिलाल की बात करें तो इक्विपमेंट 1,20,000 और मर्चेंडाइज 1,80,000 की लेकर आ रहा है, यानी कि 3 लाख, लेकिन टोटल कैपिटल 10 लाख बताया था। तो आपने 10 लाख में से इसका जो इक्विपमेंट और मर्चेंडाइज की वैल्यू थी माइनस करवाए, तो रिमेनिंग 7 लाख का कैश ये मजीद लेकर आएगा कि इसका कैपिटल कहाँ तक पहुँच जाए, 10 लाख तक। तो 7 लाख ये कैश लाएगा, बाकी इक्विपमेंट और मर्चेंडाइज डेबिट हो जाएंगी, हिलाल का कैपिटल 10 लाख से क्रेडिट हो जाएगा, और नरेशन बना देंगे टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ हिलाल। उसके बाद अगर मैं नुमान की बात करूं, नुमान का कैपिटल 7 लाख होना था,
वो फर्नीचर ला रहा था 80,000 का, मर्चेंडाइज 320 की, तो टोटल किया तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 4 लाख। तो 7 लाख में से ये 4 लाख यानी कि 80,000 और 320 माइनस किया तो टोटल आ गया आपके पास 3 लाख। तो 3 लाख रुपए आप मजीद कैश लाओगे ताकि नुमान का कैपिटल क्या हो जाए 7 लाख टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ नुमान। फैज़ान की बात करें तो फैज़ान लेकर आ रहा था डिलीवरी वैन कितने की 7,20,000 रुपए की, जबकि उसका कैपिटल बोला गया था टारगेटेड 8 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 लाख में से इसकी डिलीवरी वैन की कॉस्ट 7,20,000 माइनस करेंगे तो इसका कैश का अमाउंट आ जाएगा 80,000, यानी कि ये मजीद कैश इन्वेस्टमेंट 80,000 की करेगा टू अचीव हिज गोल ऑफ कैपिटल ₹8 लाख। 8 लाख के कैपिटल तक पहुंचने के लिए उसको 80,000 मजीद कैश इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ फैज़ान। आप नरेशन बनाएंगे तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके टोटल यहाँ पर 3 सवाल कंप्लीट हो गए। उसके बाद एग्जामिनर ने जो आपसे अगला सवाल पूछा है वो भी बहुत छोटा सा सवाल है और सेम आपके पास जो नेम्स हैं वो रखे हैं। तो ज़रा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। और आपसे पूछा है उसने 5th में कि हिलाल नुमान एंड फैज़ान आर पार्टनर हैविंग कैपिटल बैलेंसेज 950, 670 और 760 रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:4, तो सम ऑफ रेशियो 12। हिलाल जो है जिसका कैपिटल कितना है 950, वो रिटायर हो रहा है एंड वॉज पेड 850,000 आफ्टर रिवेल्यूएशन ऑफ एसेट। खुद बता दिया एसेट की रिवेल्यूएशन के बाद। इसका मतलब रिवेल्यूएशन मेथड फॉलो होगा, रिकॉर्ड एंट्रीज इन जर्नल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और लॉस आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ हिलाल। तो पार्टनरशिप रिटायरमेंट का सवाल है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो स्टूडेंट, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप रिटायरमेंट का है। इसका सॉल्यूशन करेंगे। उसने कहा कि रिवेल्यूएशन के बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कंप्यूट करना पड़ेगा कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन रिवेल्यूएशन टू रिटायरिंग पार्टनर। तो हिलाल जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल कितना था 950,000, जबकि लेस उसको पेमेंट कितनी की गई है 850,000 की। तो इट मीन्स कि आप उसको रिटायर होते वक्त 1 लाख रुपए कम दे रहे हो। ठीक है जी, तो उसको हो रहा है पूरे 1 लाख रुपए का लॉस। तो लॉस ऑन रिवेल्यूएशन टू हिलाल। तो एसेट की रिवेल्यूएशन हुई है, एसेट की वैल्यू में कमी आई होगी, तो इस जिसकी वजह से आपकी इक्विटी पर भी इफेक्ट आया होगा। तो सिर्फ एक पार्टनर पर तो नहीं आया होगा, सब पर आया होगा। तो इसका मतलब एक पार्टनर की रिवेल्यूएशन से लॉस से टोटल लॉस निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद सेकंड कंप्यूटेशन आप करेंगे, कंप्यूटेशन फॉर टोटल लॉस ऑन रिवेल्यूएशन ऑफ एसेट। तो टोटल कैसे निकालते हैं कि जो पार्टनर है जिसका लॉस गिवन है उसको उसके रेशो से, और जो सम ऑफ रेशो 12 आया था जो कि मैंने आपको पीछे बताया, उससे रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 किया तो टोटल लॉस जो आपके पास आया रिवेल्यूएशन पे वो 240,000 आया, जिसको आपने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसने एंट्रीज बनाने को बोला था। तो पार्टनरशिप जर्नल फॉर द मंथ, आप पहली एंट्री बनाएंगे रिवेल्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन की। लॉस आया है 240 का, उसको कैपिटल अकाउंट में क्लोज करेंगे। लॉस की नेचर डेबिट होती है, जब आप उसको क्लोज करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। लॉस ऑन रिवेल्यूएशन क्रेडिट 240,000 से। लॉस बांटने की वजह से कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो हिलाल का, नुमान का और फैज़ान का तीनों का कैपिटल डेबिट 240,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, तो इसके हिस्से में 1 लाख लॉस। नुमान का कैपिटल जो है वो 240,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 60,000 से कम होगा, जबकि फैज़ान का 240 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 80,000 से कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब जब आप इसको रिटायर करेंगे तो हिलाल का कैपिटल, जब पार्टनर बिजनेस में आता है, इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका कैपिटल क्रेडिट होता है, तो जब वो जाएगा तो वो डेबिट होगा। तो वो डेबिट हुआ, 950 कैपिटल था, लॉस 1 लाख की वजह से उसका कैपिटल डेबिट हुआ, माइनस करवाया तो 850,000 उसका कैपिटल हो गया। कैश उसको इसी वजह से 850 पे कर रहे हैं और इतने से वो रिटायर हो रहा है टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ हिलाल। से आप नरेशन लिखकर क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। इतना आसान सा ही क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, वो भी एडमिशन का। तो आपको कह रहे हैं कि नुमान एंड फैज़ान दो पार्टनर हैं हैविंग कैपिटल्स
नोमान का कैपिटल 6,10,000 जबकि फैजान का कैपिटल 6,80,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ये तीनों क्वेश्चन को उसने मर्ज किया कि भाई फॉर्मेशन की, फिर उसके बाद उसने एक को रिटायर कर दिया, तो कौन बच गया, नोमान एंड फैजान। तो उनका कैपिटल अब इतना दिया हुआ, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पिछला वाला ही रेशियो दिया हुआ, ऊपर वाला 3:4। दे एग्रीड टू एड में ताहिर एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है ना, देखें आप कितने होशियार हैं कि हिलाल चला गया और ताहिर को ले आए एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट। ठीक है ना, एंड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर द एडमिशन ऑफ ताहिर द कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म विल बी 20 लाख। ठीक है ना, यानी कि ताहिर की एडमिशन के बाद जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है वो 20 लाख हो गया। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जब भी गिवन होगा तो आपके बाद डबल मेथड फॉलो होगा, यानी कि गुडविल और बोनस दोनों। तो रिकॉर्ड इन जर्नल द एंटायर एंट्रीज आफ्टर द एडमिशन ऑफ ताहिर और फाइंड आउट द कैपिटल बैलेंसेज ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर द एडमिशन ऑफ ताहिर। ठीक है ना, एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी है और ताहिर के एडमिशन के बाद ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना था वो भी आपने मालूम करके दिखाना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल और बोनस को एक साथ कंप्यूट कर लें या अलग अलग कर लें। तो ताहिर का कैपिटल कितना है, वो 1/4 इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितनी इन्वेस्ट कर रहा है नहीं पता, तो 20 लाख का टोटल कैपिटल गिवन है, तो उसके रेशो के हिसाब से उसका कैपिटल निकाल लेंगे। 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो उसका कैपिटल बनता है कितना, 5 लाख बनता है। तो टोटल कैपिटल 20 लाख, नोमान का कैपिटल 610 था, फैजान का कैपिटल 680 था और ताहिर की इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई, 5 लाख और उसका कैपिटल भी। तो ये टोटल बनता है कितना, 17,90,000, जबकि टोटल कैपिटल कितना है 20 लाख, माइनस किया तो 2,10,000, यानी कि इसकी इन्वेस्टमेंट से ओल्ड पार्टनर्स को क्या हो रही है, गुडविल हो रही है। ठीक है जी। और अगर बोनस की बात करूं तो ताहिर का कैपिटल कितना, 5 लाख और ताहिर की इन्वेस्टमेंट कितनी, वो भी 5 लाख, क्योंकि उसके हवाले से बताया हुआ नहीं है कि ताहिर ने इन्वेस्टमेंट असल में की कितनी है। अगर 5 लाख से ज़्यादा होती तो फ़ायदा उसको और होता, अगर 5 से कम हो रही होती तो उसको नुकसान और होता। तो बोनस इसमें नहीं हुआ, 2 लाख रुपये, 2,10,000 रुपये की गुडविल आपके पास इस मेथड में हुई है। तो जब आप एंट्रीज बनाएंगे तो वेरी इजी, जो आप इस तरीके से भी ताहिर को कह सकते हैं कि ताहिर ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी इन्वेस्टमेंट इंटायर अमाउंट से जो है वो कैपिटल अमाउंट से क्रेडिट हुई है। ठीक है ना। तो अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं भी आया तो आप इंडिविजुअली मेरे लेक्चर में गुडविल के दोनों मेथड देख सकते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ताहिर ने इन्वेस्टमेंट की 5 लाख रुपए की, तो कैश डेबिट, ताहिर का कैपिटल क्रेडिट टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ ताहिर। उसके बाद गुडविल 2,10,000 की ओल्ड पार्टनर को है, उनके रिसोर्सेज में इजाफा है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और आपके पास कैपिटल बढ़ जाएंगे तो क्रेडिट, अपने रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:4, सम ऑफ रेशियो 7, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 90,000 गुडविल गोज टू नोमान। फैजान को 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपके पास 120,000 का टोटल आ गया टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, आपके पास टोटल आ जाएगी और यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है वो है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ फिर से ज़रा ताकि आपको अलग अलग वो हो सके। भारत लास्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसान पूछा है इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर से। आपको कह रहे हैं रशीद टेक्सटाइल कंपनी ऑफर टू द पब्लिक को ऑफर की है 1,60,000 शेयर एट पार 8 रुपीज़ 10 ईच, पार वैल्यू पे 10 रुपये का एक। बैंक ने इन्फॉर्म किया एप्लीकेशन ऑफ ₹18,40,000 वर रिसीव। ठीक है ना, 18,40,000 रुपये की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, क्वांटिटी नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18,40,000 एक एप्लीकेशन 10 की, क्योंकि पार पे इशू किए माइनस डिवाइड किया, तो इसका मतलब 18,1840
0, 1,84,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई, जबकि आपने ऑफर 160 की थी। तो इसका मतलब 24,000 रुपये से शेयर्स एप्लीकेशन ज़्यादा हैं। तो आगे कह भी रहे द कंपनी रिफंडेड एक्सेस अमाउंट एंड द शेयर्स वर अलॉटेड। 160 अलॉट कर देगा, 184 में से 160 अलॉट कर देगा, और एक्सेस आपके पास जो 24,000 की शेयर्स एप्लीकेशन आई उसको रिफंड कर देगा। द कॉस्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड शेयर सर्टिफिकेट ₹30,000 वाज पेड बाय द कंपनी। 30,000 रुपये की जो प्रोस्पेक्टस और शेयर सर्टिफिकेट की पब्लिकेशन की कॉस्ट थी वो कंपनी ने पे की है, जिसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। लेटर बाद में कंपनी ने परचेज की एक पीस ऑफ लैंड और उसके बदले में उसकी कंसिडरेशन में 60,000 शेयर, एक शेयर 12 रुपये का इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया क्योंकि 10 का शेयर था। रिक्वायर्ड रिकॉर्ड द अबव इन जर्नल, इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट चलते हैं इसकी एंट्रीज की तरफ। इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, रशीद टेक्सटाइल कंपनी, जर्नल फॉर द मंथ आपके पास गिवन नहीं था, बहरहाल हम एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमने क्या बात की कि सबसे पहले उसने जो ऑफर की 160, लेकिन उसको रिसीव कितनी हुई 184,000 एप्लीकेशन, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। यहाँ भी मैंने कंप्यूटेशन की हुई है कि आपके पास जब पैसा आएगा शेयर्स एप्लीकेशन में, क्योंकि बैंक में आएगा तो बैंक आपका बढ़ जाएगा। 18,40,000 डिवाइडेड बाय 10 के, तो इसका मतलब 184,000 शेयर्स एप्लीकेशन का पैसा आपको रिसीव हुआ है। तो ये टोटल कितना रिसीव हुआ 18,40,000 डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट, क्योंकि ये इक्विटी का पार्ट होती है, इससे इक्विटी बढ़ती है तो ये बढ़ेगी तो क्रेडिट। टू रिकॉर्ड शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम पब्लिक से शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, लेकिन आपने 184 नहीं बेचनी थी। आप 184 में से आपने ऑफर की थी 160, उसकी आप सिलेक्शन करेंगे और उसको अलॉट करेंगे और उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जब आप कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन 160,000 शेयर एप्लीकेशन से डेबिट हो जाएंगी, और शेयर्स कैपिटल आपका पार वैल्यू पे था तो क्रेडिट हो जाएगा 160,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास 16 लाख रुपए की अमाउंट शेयर कैपिटल से क्रेडिट और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन से डेबिट हो जाएगी। टू रिकॉर्ड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू पब्लिक से आपकी नरेशन बन जाएगी। तो एक्सेस आपके 24,000 गए, तो उसको आप रिफंड करेंगे। जब आप रिफंड करेंगे तो बैंक से पैसे वापस चले जाएंगे और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन आपकी फिर से क्लोज हो जाएंगी। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास 240,000 आ गया क्रेडिट में पैसा वापस, और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन 240,000 से भी आपकी क्लोज या वापस हो जाएंगी। टू रिकॉर्ड एक्सेस शेयर्स एप्लीकेशन रिफंडेड टू पब्लिक से आप एंट्री बना लेंगे। उसके बाद उसने कहा था कि आपकी शेयर पब्लिकेशन या शेयर सर्टिफिकेट और प्रोस्पेक्टस की जो कॉस्ट है वो कंपनी ने 30,000 रुपये पे किए, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपकी फिक्स एंट्री डेबिट हो जाएगी, क्योंकि ये आपका एसेट अकाउंट है, एज एसेट रिकॉर्ड किया जाता है। और कैश से पे किया, कुछ मेंशन नहीं था तो कैश कंसीडर करेंगे, कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। टू रिकॉर्ड द पेड फॉर प्रोस्पेक्टस एंड शेयर सर्टिफिकेट। उसके बाद आपने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा, ठीक है जी, और उसके बदले में आपने 60,000 शेयर इशू किए 12 रुपये का एक। तो लैंड एसेट खरीदा, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कॉस्ट बन गई 7,20,000 रुपये की लैंड। शेयर इशू किया है तो शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, और शेयर कैपिटल हमेशा अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास आ गया 6 लाख। ठीक है जी, तो इसका मतलब एक शेयर 10 का था, 2 रुपये इजाफी आप इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 रुपये का प्रीमियम पर शेयर। तो शेयर प्रीमियम आपके कैपिटल गेन है, गेन बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो शेयर प्रीमियम क्रेडिट 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1,20,000 रुपये टोटल आपका गेन या कैपिटल गेन शेयर प्रीमियम हो रहा है। टू रिकॉर्ड परचेज लैंड बाय इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम से नरेशन बनाकर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद उसने सेक्शन सी जो पूछा है वो आपसे, यहाँ पर उसने मैक्स मार्क्स जो है वो 20 लिख दिए, 12 लिए 20 नहीं होना है, ये 40 होना है, क्योंकि 20 का जो है वो सेक्शन ए है, 40 का सेक्शन बी, और सेक्शन सी भी 40 मार्क्स का है। तो उसने अटेम्प्ट एनी वन बोला है, जबकि आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे या 3 पार्ट में क्वेश्चन आएगा और आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पर दोनों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो डेप्रिसिएशन से ही पूछे गए हैं, तो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन 8 के पार्ट ए में आपसे द फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन मेड बाय नदीम ट्रेडर ड्यूरिंग जनवरी 2022 सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन है नदीम ट्रेडर्स की, वो आपके पास गिवन है जो कि कॉस्ट ऑफ मशीन के हवाले से हैं। तो आपके पास सबसे पहले कह रहे हैं जनवरी 1 को पेड फॉर मशीन, ठीक है ना, आपने मशीन के लिए पेमेंट की है, लिस्ट प्राइस जिसकी थी 3 लाख, कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर 5% लगेगी और सेल टैक्स 16% लगेगा। 5 तारीख को आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे किए 20,000 और 8 तारीख को आपने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन करवाई 5,000 की। पेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ मशीन 3500 रुपये, ठीक है ना, या 3,500 रुपये। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मशीन, रिकॉर्ड द अबव एंट्रीज इन जर्नल, ठीक है जी। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में सॉल्यूशन अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन। तो सबसे पहले आपके पास लिस्ट प्राइस थी, इनिशियल प्राइस टैक्स प्राइस 3 लाख, जिसके ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे 16% का, तो वो ऐड करवाएंगे। तो सेल टैक्स 3 लाख का 16% आपके पास 48,000 आया, प्लस किया तो नेट कैश प्राइस 3,48,000 की हो गई, ऐड करवाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कस्टम ड्यूटी आप पे करेंगे 3 लाख, किसके ऊपर, लिस्ट प्राइस के ऊपर 5% जो कि 15,000 आएगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप 20,000 पे करेंगे और इंस्टॉलेशन चार्जेस आप पे करेंगे 5,000। इंश्योरेंस वगैरह के बाकी आप प्रीमियम के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जो कि आपके पास मेंटेनेंस वगैरह का था, वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। तो इनको टोटल किया तो ये बन गया 40,000। जब आपने प्लस करवाया तो कॉस्ट ऑफ मशीन आपके पास आ गई 388,000 रुपीज़ की। उसके बाद यहाँ पर एंट्रीज मैंने डायरेक्ट बनाई हैं। नदीम ट्रेडर जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 31, 2022। आप डेट वाइज एंट्रीज भी बना सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एंट्री बनाई नेट कैश प्राइस की, एसेट खरीदा, एसेट बढ़ गया, मशीन डेबिट और कैश पे कर दिया, कैश क्रेडिट 348,000 से टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मशीन। और जो एक्सपेंडिचर एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, जिसकी वजह से एसेट की कॉस्ट बढ़ती है, वो क्लोज होते हैं, मशीन डेबिट हो जाती है और कैश पे किया क्रेडिट हो जाता है। वो एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट होते हैं, उनको क्लोज करते हैं क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट से वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और मशीन और कैश जो है वो आपके पास एसेट या कैश आपके पास कॉमन में बच जाते हैं, तो उससे एंट्री बन जाती है। तो आप जो हैं वो डेट वाइज एंट्री भी बना सकते हैं कि आप सबसे पहले क्या करें कि आपके पास कस्टम ड्यूटी डेबिट हो जाएगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी डेबिट हुई और कैश क्रेडिट हो गया सर। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन डेबिट हुई और कैश क्रेडिट हो गया। उसके बाद आपके पास इंस्टॉलेशन जो है वो डेबिट हुई, कैश क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया कि इन तमाम एक्सपेंसेस को जो डेबिट पर थे वो क्रेडिट कर दिया और मशीन को डेबिट कर दिया। तो ये क्रेडिट से ये डेबिट वाले तमाम अकाउंट कैंसिल हो जाएंगे, मशीन और कैश बच जाएगा। तो ये डायरेक्ट एंट्री भी आप बना सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास एक और एंट्री बननी थी, बहरहाल वो मैंने बनाई नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट की। चलें वो मैं बना के दिखा देता हूँ कि आपके पास यहाँ पर थर्ड एंट्री भी ऐड हो जाएगी। थर्ड एंट्री में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट डेबिट हो जाएगा और कैश आपके पास क्रेडिट हो जाएगा, जिसकी अमाउंट आपके पास कितनी आ जाएगी 3,500 रुपये, जो कि उसने क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है जी। 3,500 रुपये से टू रिकॉर्ड पेड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है जी, या टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मशीन की नरेशन भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया डेप्रिसिएशन का। तो उसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, उसके अंदर देखते हैं कि उसने हमसे क्या पूछा है। सो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन जो पार्ट बी है उसने हमसे पूछा है बहुत आसान, जो कि है पाशा इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन परचेज मशीनरी ऑन जुलाई 3, 2019 को उन्होंने मशीन खरीदी जिसकी कीमत थी 2,42,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो मशीनरी की है वो ईयर्स में 8 साल है, आवर्स में 24,000 है और यूनिट में 38,400 है। एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू जो यूजफुल लाइफ के बाद है वो है 50,000। तो
द मशीनरी वर्क एज फॉलोज, ये डबल इन्होंने लिख दिया है। तो 2 साल का ही डेटा उन्होंने दिया है कि 2019 में उसने 1400 हार्स काम किया है और 2020 में 3000 घंटे, और 2019 में 2600 यूनिट बनाए हैं और 2020 में 4800 यूनिट्स बनाए हैं। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019 एंड 2020 इन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से किसी भी 2 मेथड से, स्ट्रेट लाइन से, वर्किंग हार्स से और आउटपुट मेथड से। ठीक है जी, बहुत बहुत आसान सवाल उसने पूछा है। अल्लाह करे आप लोगों के भी पेपर में फाइनल में इस तरीके का आसान सा क्वेश्चन आ जाए तो आप जल्दी जल्दी से मज़े लेकर कर सकें। तो आपसे 3 मेथड बोले, 2 सॉल्व करने को कहा, बहरहाल मैंने तो यहाँ पर आपको तीनों ही मेथड करके बताने। सबसे पहले कंप्यूटेशन होगी डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनुअल डेप्रिसिएशन बराबर है कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर। तो आपके पास कॉस्ट 2,42,000 की थी, माइनस सैलवेज वैल्यू 50,000 की, और जब आपने माइनस किया तो ये 192 आ गया, और आपके पास 8 ईयर जो है यूजफुल लाइफ है, डिवाइड किया तो एनुअल सालाना डेप्रिसिएशन आपके पास 24,000 आ गया। लेकिन आपने 2019 के जुलाई में मशीन खरीदी थी और दिसंबर ईयर एंड है तो आपने पूरा साल इस्तेमाल नहीं की, तो इसका मतलब 2019 का 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास आधा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, यानी कि 12,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2020, तो पूरा साल इस्तेमाल की, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 12 पूरा साल और साल में 12 महीने, तो आपके पास सेम कांस्टेंट डेप्रिसिएशन आ गया 24,000 रुपीज़ का। तो अभी आपने एमसीक्यूज में पढ़ा था कि आपका डेप्रिसिएशन इस मेथड के अंडर हर साल कांस्टेंट रहता है, तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो अब आपके पास बच्चों के सवाल पैदा होता है कि सर ये तो कांस्टेंट नहीं आया, तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है कि आपने एसिड को पूरा साल इस्तेमाल किया या नहीं किया। उसके बाद सेकंड मेथड है आपका वर्किंग हार्स मेथड। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, डेप्रिसिएशन रेट पर हार, एक हार जब काम करेगी आपकी मशीन तो उसके डेप्रिसिएशन का रेट कितना होगा। तो पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, जस्ट यूजफुल लाइफ चेंज हो जाएगी, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन हार्स, 242 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 24,000 हार्स की यूजफुल लाइफ है, माइनस करवा के डिवाइड करवाया तो पर हार रेट इसका आ गया 8 रुपये, यानी कि 1 घंटा चलेगी तो 8 रुपये से आपकी मशीन जो है या आपका एसेट डेप्रिशिएट होगा। तो 2019 में 14 हार्स घंटे काम किया, मल्टीप्लाई किया 8 से तो 11,200 का डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2020 का निकालें तो 3,000 घंटे काम किया 2020 में, मल्टीप्लाई किया 8 से तो 24,000 इसका भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है जो कि है कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय आउटपुट प्रोडक्शन मेथड। सेम फॉर्मूला, बस यूजफुल लाइफ चेंज, डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट। 242,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 38,400 यूनिट, तो आपके पास डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट आ गया फिर 5 रुपीज़, ठीक है ना, 5 रुपये जो है आपका डेप्रिसिएशन है एक यूनिट बनाने पे। तो आप 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2019, 2019 में आपने 2600 यूनिट बनाए, एक यूनिट पे 5 रुपये, तो 13,000 आपका डेप्रिसिएशन आ गया। दूसरा 2020 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 4800 यूनिट आपने बनाए, एक यूनिट पे 5 रुपये, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया कितना, 24,000 रुपये। सो यहाँ पर आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज फॉरमैन का ये पेपर था। आई होप के एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ किसी भी किस्म की समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि डिफरेंट स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेजेस के जब पेपर देते हैं तो उन पेपर से ही या कॉलेज के प्रोफेसर ही बोर्ड के पेपर बना रहे होते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से आइडिया होता है। तो कॉलेजेस के पेपर को लाजमी तौर पर फोकस करके सॉल्व करें
और अगर आपके पास कोई भी किसी भी स्टूडेंट के पास अपने कॉलेज का पेपर हो और उससे सॉल्व ना हो रहा हो और वो सॉल्व करवाना चाहता हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मैसेंजर पर या इंस्टाग्राम के ऊपर वो पेपर भेजकर उसके ऊपर वीडियो लेक्चर बनवा सकता है।